वेलकम बच्चों। आज की वर्कशीट नंबर 16 टॉपिक है आपका विस्थापन और द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं। पिछली वर्कशीट्स में आपने संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ी थी। संयोजन का मतलब जुड़ना था। संयोजन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ जो थे वो रासायनिक रूप से संयोजित होकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या थी? संयोजन। उसके बाद आपने वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ी थी। वियोजन अभिक्रियाएं क्या थी? जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमने किस किस रूप में दी थी? हमने प्रकाशीय ऊर्जा दे सकते हैं, या हम वैद्युत ऊर्जा दे सकते हैं, और हम ऊष्मीय ऊर्जा भी दे सकते हैं। और वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती थी? वियोजन अभिक्रिया। आज हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे और द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी हुई है। तत्वों को एक खास क्रम में अरेंज किया गया है। पहला तत्व जो है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर। तो ये जो एलिमेंट्स को या तत्वों को एक खास क्रम में अरेंज किया गया है, इसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, प्रतिक्रियाशीलता सीरीज जो है श्रेणी। तो इसमें तत्वों को उनके कम होती हुई या घटती हुई क्रियाशीलता के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, और यहाँ पर लास्ट में आ रहा है आपको सिल्वर। सिल्वर जो है वो सबसे कम क्रियाशील तत्व है। इसे याद करने का एक तरीका आपको दिया है, एक मज़ेदार लाइन के रूप में लिखा हुआ है। ये लाइन कौन सी है? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया है एज। तो काशी से के फॉर काशी यानी पोटेशियम यहाँ सिंबल से उठाया गया है, इसको याद करने के लिए। नाथ सोडियम, का यानी कैल्शियम, मा ली मा Mg मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, जरा जिंक, फीके यानी आयरन, पकाता पी से, लेड है हाइड्रोजन H से, क्योंकि कॉपर होगा Hg या मरकरी, एज उसकी एज हो गया, एज यानी सिल्वर Ag। तो ये याद करने का एक तरीका है। आपको ये सीरीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि जब हम विस्थापन अभिक्रिया करते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया में ये सीरीज़ याद होने से आप ठीक से उसको रिएक्शंस को बता पाते हैं कि रिएक्शन पॉसिबल है या नो रिएक्शन है। अब हम विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं क्या होती हैं। विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। यहाँ पे आपको विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व को के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि ये विस्थापन संभव है या नहीं। तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जब हम लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कुछ समय बाद लोहे की कीलों पर कॉपर जमा हो जाता है और विलयन का रंग नीले से हल्का हरा हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया है, आयरन को कॉपर, आयरन के आगे छोटा सा S लिखा है, हमने सॉलिड या ठोस रूप में आयरन लिया है, और कॉपर सल्फेट के नीचे यहाँ पर AQ लिखा है। AQ का मतलब है एक्वस। तो एक्वस यानी जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट को जल में घोला है। जब कॉपर सल्फेट को जल में घोलकर उसमें लोहे की कीलें डालते हैं तो कुछ समय बाद विलयन का रंग बदलने लगता है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का है और फेरस सल्फेट हल्का हरा। फेरस सल्फेट क्यों बन जाता है? क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करके खुद यहाँ पर जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर खुद जुड़ गया। इसको मैं आपको बड़ा करके समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट और आयरन, तो यहाँ पर हमने ले लिया आयरन, और आयरन कैसे फॉर्म में लिया? सॉलिड फॉर्म में। और कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4 को हमने कैसे फॉर्म में लिया? एक्वस फॉर्म में, यानी कि जलीय विलयन। जब ये दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या हो जाता है?
ये आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और ख़ुद उसकी जगह ले लेता है। तो आयरन सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा तो FeSO4 बनेगा और कॉपर अलग स्थान पर बैठेगा या अलग हो जाएगा। ये जो फेरस सल्फेट बनता है इसका रंग होता है हल्का हरा और ये कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। तो नीले से हल्का हरा फेरस सल्फेट बन जाता है। फेरस सल्फेट क्यों बन जाता है? क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह खुद बैठ जाता है, तो ये फेरस सल्फेट बन जाता है। इस ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा आपको एक रासायनिक अभिक्रिया और दी है और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है ये कॉपर सल्फेट की कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन अधिक क्रियाशील होता है। नीचे आपको एक एग्जाम्पल और दिया है, इसको मैं बड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ। जिंक और कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर क्या अभिक्रिया होती है? ये आपने ले लिया जिंक को आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है यानी ठोस रूप में लिया है। यहाँ पर आपने ले लिया कॉपर सल्फेट CuSO4। ये कॉपर सल्फेट नीले रंग का है, एक्वस फॉर्म में यानी जलीय विलयन इसका लिया गया है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, जिंक अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है और ये कॉपर को विस्थापित करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट ZnSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये थी विस्थापन अभिक्रिया। अब हम कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जो अभिकारक हम लेते हैं, रिएक्टेंट्स, उनके आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि एक सफ़ेद पदार्थ जो पानी में अघुलनशील है बनता है। जो सफ़ेद पदार्थ बनता है जो कि पानी में अघुलनशील है उसको हम क्या कहते हैं? बनने वाले अघुलनशील पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप उत्पन्न होता है या अवक्षेप बनता है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं, सभी अभिक्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं। अवक्षेप बनने के कारण ऐसी द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। यहाँ पर आपको सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन का रिएक्शन दिखाया गया है। हम यहाँ पर इस रासायनिक अभिक्रिया को लिख के समझेंगे। सोडियम सल्फेट लिया है हमने, ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है Na2SO4 और दूसरा रिएक्टेंट हमने क्या लिया है अभिकारक? बेरियम क्लोराइड। तो ये बेरियम क्लोराइड है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो आयनों की अदला बदली, पहले हम द्विविस्थापन समझेंगे। आयनों की अदला बदली कैसे होगी? अभिकारकों में ये अभिकारक हैं दो, इसके पास 2 आयन है और इसके पास भी 2 आयन है। इसमें सोडियम आयन है एक आपका और एक क्या है इसमें? सल्फेट आयन। ये सोडियम आयन है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। इस वाले रिएक्टेंट में एक बेरियम आयन है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक क्लोराइड आयन है जिसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये दोनों घोल आपस में मिलाए जाते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। और आयन किस तरह बदलते हैं? ये जो सामने वाले पहले वाले आयन हैं जो धातु के रूप में हैं, इन्हें हम फिक्स रखते हैं और पीछे वाले आयनों की अदला बदली कर देते हैं। तो ये पीछे वाला क्लोराइड सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और इसका पीछे वाला सल्फेट बेरियम के साथ जुड़ जाएगा। तो अब हम जोड़ के देख लेते हैं। सोडियम के साथ हमें क्लोराइड जोड़ना है,
तो ये बन जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और दूसरा बन जाएगा बेरियम के साथ हमें क्या जोड़ना है, सल्फेट BaSO4। यहाँ पर आप देखिए बेरियम की 2 पॉजिटिव वैलेंसी है संयोजकता, और यहाँ पर 2 नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन गया। क्लोराइड की 1 नेगेटिव है, सोडियम की 1 पॉजिटिव, तो सोडियम क्लोराइड। ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये सफ़ेद रंग का अघुलनशील पदार्थ होता है, सफ़ेद रंग का और अघुलनशील होता है। इस बनने वाले अघुलनशील पदार्थ को हम क्या कहते हैं, इस बनने वाले अघुलनशील पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। अब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनते हैं या जिनके दौरान अवक्षेप उत्पन्न होता है हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं क्योंकि इनके दौरान अवक्षेप बनता है। अब यहाँ पर आपको ये रासायनिक अभिक्रिया मैंने समझा दी है, अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। अब हम क्या लेते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है आपको, पहला प्रश्न दिया है नीचे दिए गए युग्म में से, युग्म यानी पेयर, जोड़ी बनाई हुई है 2-2 तत्वों की, आपको अधिक क्रियाशील तत्व को पहचानना है। तो जो क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर आएगा तत्व या धातु वो अधिक क्रियाशील होगी, और जो नीचे आएगा उससे वो कम क्रियाशील होगा। तो अधिक क्रियाशील देखने के लिए सोडियम और मैग्नीशियम में कौन ऊपर आता है, सोडियम, तो मैग्नीशियम उसके नीचे आता है, तो सोडियम अधिक क्रियाशील हो गया। एल्युमिनियम और कॉपर में एल्युमिनियम ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील हो गया। जिंक और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम पहले आता है, उसके नीचे जिंक आता है, तो एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील हो गया। और इसी तरह आयरन और कॉपर में Fe में Fe ज़्यादा क्रियाशील है क्योंकि ये ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो Fe पर गोला लगा लेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आदिति ने लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया। तबस्सुम ने तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबोया। यहाँ पर ये वाली विस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ी है, लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट में डुबोने वाली, और ये वाली रासायनिक अभिक्रिया अभी आपने नहीं पढ़ी, तांबे के तार को आयरन सल्फेट में। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है तांबे का तार यानी कॉपर, जब हम कॉपर को कौन से विलयन में आयरन सल्फेट में, तो FeSO4 में डुबोते हैं, तो क्या होगा बच्चों, कौन सी रिएक्शन होगी, कैसी रिएक्शन होगी, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों आएगा इसका आंसर, नो रिएक्शन इसलिए आएगा क्योंकि कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है, तो ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता। जब धातु अधिक क्रियाशील होती है तभी विस्थापित कर सकती है, कॉपर कम क्रियाशील है, आयरन अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसमें नो रिएक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि तार को सल्फेट के विलयन में डुबोया, कुछ समय बाद आदिति ने देखा लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया है और विलयन के रंग में परिवर्तन हो गया है। तबस्सुम ने तांबे के तार पर कोई जमाव नहीं देखा और कोई रंग में बदलाव भी नहीं आया क्योंकि इधर रिएक्शन हुई नहीं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ क्योंकि, आपको बताना है क्यों जमा हुआ लोहे की कील पर तांबा। नंबर 1, तांबा लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, गलत। लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। थर्ड आंसर आपको कहा गया है लोहा और तांबा दोनों समान रूप से प्रतिक्रियाशील होते हैं, गलत आंसर है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इसके बाद आपसे पूछा गया है आदिति ने क्या रंग परिवर्तन देखा, तो क्या रंग परिवर्तन देखा होगा आदिति ने, जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालते हैं तो विलयन कैसा हो जाता है, नीले से हल्का हरा, फेरस सल्फेट बनता है जो हल्के हरे रंग का होता है। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, नीले से हल्के हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं।
उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर आपको एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देकर ये समझाना है कि इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्रिया के दौरान अवक्षेप बनता है जो जल में अघुलनशील होता है। अघुलनशील पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप एक एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। लेड नाइट्रेट अगर आप लेते हैं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट में अगर हम पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं Ki, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो ये रिएक्शन कैसे होती है? आयनों की अदला बदली हो जाती है। इसमें Pb के साथ I जुड़ जाएगा और K के साथ NO3। आगे वाला फिक्स रहेगा, पीछे वाले अदला बदली होंगे। तो लेड के साथ कौन जुड़ेगा आकर? लेड के साथ आकर जुड़ जाएगा आयोडीन, क्योंकि लेड की वैलेंसी 2 होती है, आयोडीन की 1, तो यहाँ पर आएगा PbI2। और यहाँ पर इसके साथ दूसरा कौन सा बनेगा? इस पोटेशियम के साथ पीछे वाला NO3 जुड़ेगा, तो KNO3। K की वैलेंसी कितनी होती है? +1 और NO3 की -1, तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पर लेड आयोडाइड का पीले रंग का अवक्षेप बनता है, अघुलनशील बनता है पदार्थ, इसको हम कहते हैं अवक्षेप। किस पदार्थ का अवक्षेप बना है? ये लेड आयोडाइड। ये भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, पीला अवक्षेप बनता है इसमें। तो आप या सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड वाली रिएक्शन को बता सकते हैं, या फिर आप ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, पीले रंग का अवक्षेप बनता है, ये जल में अघुलनशील होता है और इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में जो अवक्षेप बनता है उसके कारण ही हम उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इसका आप एक एग्जाम्पल दीजिए। ओके बेटा। उसके बाद अगर आपको कोई बात समझ में या कोई रिएक्शन समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय बेटा।